आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा एवं जैव रासायनिक चक्र यानी सोइल एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्हीं पर लगभग सारा हमारा जो लाइफ है वो टिका हुआ है। किस तरह से टिका हुआ है इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मृदा की परिभाषा देते हैं। मृदा क्या है? आपने देखा होगा कि ये जो हमारे आसपास है मिट्टी है, आप इसको मिट्टी जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसको ढंग से परिभाषित आप नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो, अगर परिभाषा देना चाहें तो पहले हम उसको पूरा समझेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बाद परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगी। सबसे पहले जब भी है मिट्टी कोई एकदम से स्वयं उत्पन्न नहीं हुई है, उसको वो चट्टानों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, चट्टानों से सोइल या मिट्टी कैसे उत्पन्न हुई है देखिए जरा। चट्टानों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तापमान कम या ज्यादा यानी तापमान में अंतर हो सकता है। इस वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, हो सकता है कहीं से ज्यादा फैल जाए कहीं से कम फैले, तो उनमें दरार आ जाती है। ठीक है, दूसरा, उन दरारों के अंदर जल भरने के कारण और कम तापमान पर हो सकता है जल जम भी जाए, तो वो चट्टानें छोटे रूपों में टूट सकती हैं। तीसरा जो है वो वायु द्वारा भी उनका कटाव होता है। तो चट्टानों का तीन तरीके से कटाव होता है, जिससे वो कणीय प्रकृति में आ जाती है, छोटे छोटे उसके कण बन जाते हैं। अब दूसरा जो है उसका ह्यूमिफिकेशन जरूरी है, उसका ह्यूमीकरण जरूरी है, उसमें ह्यूमस बनता है। यानी जो जीव हैं उनके जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो वहां पर उसके अंदर मिल जाएं, तो वो क्या है, एक फर्टाइल सॉइल या उर्वरा मिट्टी के रूप में कार्य करती है, जिस पर पेड़ पौधे उग सकते हैं और पूरी की पूरी एक कम्युनिटी वहां पर ग्रो कर सकती है। तो अब हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा एक ऐसा मटेरियल है जिस पर पादप या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग सकते हैं, और वह हमारे जीवन का एक तरीके से आधार है। और आधार किस लिए है कि आपको पता है कि हमें जो भोजन है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, और पेड़ पौधे कहाँ पर उगते हैं? मृदा पर उगते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन का आधार हो जाता है। चलिए, अब यही चीज हम महत्व के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ये मेजर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर मृदा ना हो तो हमारे जीवन का एक तरीके से जो है वो बेस लाइन खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए मृदा में जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश में, और वहां से जो ग्लूकोज वगैरह मिलता है वो एनिमल्स को ट्रांसफर होता है। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है, मृदा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब मृदा का अपर्दन। अपर्दन आप सीधे शब्दों में कहो तो मृदा का कटाव। मृदा का कटाव कैसे होता है? या तो जल के द्वारा कटाव हो सकता है या वायु के द्वारा हो सकता है। आपने देखा होगा जहां भी जल बह रहा है, ये अगर मिट्टी है और यहाँ से जल बह रहा है, तो जब जल आएगा, इधर से जल आता है, तो यहाँ से मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है। इसको क्या कहते हैं? मृदा का अपर्दन या कटाव। अगर यहाँ पर जैसे अगर ये पेड़ पौधे लगे हों तो इनकी जड़ों के आसपास से जो है वो मृदा कम बह करके जाती है, यानी ये जड़ें पकड़ के रखती हैं मृदा को ताकि वो बहे ना। तो जरा देखिए, एक तो जल कटाव कर सकता है, दूसरा क्या है, वायु कटाव कर सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में रोकने के लिए कौन काम आते हैं? जो वृक्ष, पेड़ या वनस्पति है वो इन्हें रोकने में काम आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैव रासायनिक चक्र या बायोजियो केमिकल साइकिल। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, क्या होता है जैव रासायनिक चक्र या भूजैव रासायनिक चक्र। आप सभी जानते हैं कि जो जीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिकाएं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे तत्व होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। अब ये तत्व कोशिकाओं में कहाँ से आते हैं? ये तत्व वातावरण से आते हैं। ये तत्व कहाँ से आते हैं? वातावरण से आते हैं, जो हमारे आसपास का परिवेश है उससे आते हैं। और जीवों से वापस ये तत्व वातावरण में जाते भी हैं, तभी हमें दोबारा ये अपने लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वह चक्रीय पथ, ध्यान से सुनिएगा, वह चक्रीय पथ जिसके द्वारा
आवश्यक तत्व है, हमारी कोशिकाओं के आवश्यक तत्व है, वातावरण से जीवों में और जीवों से वापस वातावरण में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, वह चक्रीय पथ, ये चक्रीय पथ है, देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक तरीके से चक्रीय पथ है। तो वह चक्रीय पथ जिसके द्वारा आवश्यक तत्व वातावरण से जीवों में आते हैं और जीवों से वापस वातावरण में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव रासायनिक चक्र कहलाते हैं। अब कुछ एक चक्र जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उदाहरण स्वरूप, वो हम देखते हैं। पहला जो चक्र आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है वाटर साइकिल या जल चक्र है। उसके अंदर देखिए एक बिल्कुल सरल सा है, ये यहाँ पर एक बड़ी जल राशि है, ठीक है, यहाँ पर छोटी स्थलीय जल राशि, तालाब वगैरह आप मान सकते हैं। तो इन जल से क्या होता है? जब इन जल से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बनती है, तो ये वाष्प बादल बना देती है, ठीक है। और पादपों से और जंतुओं से निकलने वाली वाष्प भी बादल बनने में सहयोग करती है। जब श्वसन होता है तो श्वसन के समय जो है ये जल की वाष्प है वो निकलती है, जंतुओं से भी निकलती है और पादपों से भी निकलती है, बादल बन जाते हैं। बादलों से जब वर्षा होती है तो वर्षा से ये जो जल है इन जल राशियों में भर जाता है। या ये हो सकता है कि जो भौम जल स्तर है, यानी पृथ्वी के अंदर जो जल स्तर है जहां से हम निकालते हैं नलकूपों के जरिए, वहां से भी वो बड़ी जल राशियों के अंदर रिस करके चला जाता है। तो एक तरीके से ये जल चक्र है, जल जो है चक्रीय रूप के अंदर जो है कोशिकाओं में और कोशिकाओं से वापस वातावरण में घूमता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। आपकी पुस्तक में थोड़ा सा ये जटिल दिया हुआ है, इसको जरा यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। आपको पता है कि हमारे पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ये आप याद रखें। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है इसका स्थिरीकरण जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होती है और इसका उपयोग जीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका स्थिरीकरण जरूरी है। इसके दूसरे यौगिकों में परिवर्तन ही स्थिरीकरण कहलाता है, यानी नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में जो परिवर्तन है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। देखिए यहाँ N2 स्थिरीकरण मैंने लिखा है, ये जो है कुछ एक जो स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है उनसे हो सकता है, या सहजीवी बैक्टीरिया हैं उनसे हो सकता है, या फिर जो है वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जैसे यूरिया वगैरह हम बनाते हैं उससे भी हो सकता है। ये सारे के सारे को मैंने एक ही जगह बता दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये स्थिरीकृत नाइट्रोजन का उपयोग कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, पादप करते हैं। और पादपों को कौन? जंतु खाते हैं, ये जंतु में पहुंच जाता है। और पादप या जंतु जो है इनसे विनाइट्रीकरण के द्वारा हो सकता है ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ छोड़े, अपशिष्ट पदार्थ छोड़े, और ये अपशिष्ट पदार्थ से वापस जो है वो अमोनिया से नाइट्रोजन निकल के वातावरण में पहुंच जाए, या इनके मरने के बाद सड़ने गलने के द्वारा ये वापस वातावरण के अंदर पहुंच जाती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र है। और नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन प्रोटीन और डीएनए और आरएनए, उनका एक अहम हिस्सा है नाइट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कार्बन की मात्रा हमारी कोशिकाओं में काफी ज्यादा पाई जाती है, और वो किस तरह से वातावरण से जीवों में आता है जरा देखते हैं। तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में ग्लूकोज बन जाता है, और ये ग्लूकोज जो है वो जब हम पौधों को खाते हैं तो ये जंतुओं में पहुंच जाता है, चाहे कोई भी प्रकार का जंतु हो। वो सामान्यतः जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। अब जंतुओं से जब जंतु श्वास करते हैं या जो पादप है वो भी श्वास लेते हैं, तो श्वास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वह वातावरण के अंदर वापस पहुंच जाती है। देखिए यहाँ से भी चाहे जंतुओं के द्वारा चाहे पादपों के द्वारा, दोनों ही विधियों से ये पहुंचती है। इसके अलावा क्या होता है, जो पौधे हैं अगर पुराने समय में वो दब गए तो उनसे क्या बन गया? कोयला। और कोयले को जब हम जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ पहुंच जाएगी? वापस वायुमंडल में पहुंच जाएगी। या वो घुल करके जो है ग्लूकोज घुल करके पानी में कार्बोनेट बनाया था, उससे चूना पत्थर बनता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है बाद में इससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना। अच्छा, अब
हो सकता है जंतु जो पुराने समय में दब गए उनसे पेट्रोलियम बन गया हो। जब पेट्रोलियम को हम दहन करते हैं, हमारे वाहनों में जलाते हैं, तो उस दहन के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वायुमंडल को पहुंच जाती है। तो ये है कार्बन चक्र। और हमारे अंदर कार्बन कहाँ कहाँ काम आता है? काफी जगह काम आता है। प्रोटीन में तो होता ही है, प्रोटीन के अंदर, डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर, और इसके अलावा लिपिड्स जो होते हैं कोशिकाओं के अंदर, उनके अंदर भी ये कार्बन जो है वो काम आता है। अब एक देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये आपने काफी सुना होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये कई बार क्या होता है, एक शीशे के जो है वो इस तरीके से झोंपड़ी नुमा संरचना बनाई हुई होती है पौधों के रख रखाव के लिए। तो उसमें क्या है, उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। आपने पॉली हाउस वगैरह भी देखे होंगे, उनमें भी गर्मी रहती है। ऐसे में होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इसके अंदर एंटर तो कर जाता है, और वहां की जो वस्तुएं हैं वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद जो विकिरणें निकलती हैं वो उस पॉली बैग से या ग्लास के हाउस से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा, कई बार आप कार के अंदर बैठे होते हैं और कार धूप में खड़ी होती है। धूप में खड़ी होती है, धूप में खड़ी कार जो है, शीशे बंद हो तो सारी की सारी गाड़ी गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी नहीं हो पाती। कारण क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अंदर पहुंच जाती है और अंदर गर्मी हो जाती है, और गर्मी के जो विकिरण है वो शीशे को पार करके बाहर नहीं आ सकते, इसलिए अंदर ही अंदर गर्मी बढ़ती जाती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो थोड़ा सा अलग है, बाकी सिद्धांत तो यही है। देखिए जरा, ये हमारी पृथ्वी है सारी की सारी, और पृथ्वी के ऊपर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो एक कंबल की तरह कार्य करती है। तो जो ग्रीन हाउस का प्रभाव है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ होता है। देखिए जरा, सूर्य की किरणें इसको भेद करके पृथ्वी पर पहुंच जाती है, पृथ्वी को गर्म कर देती है, पृथ्वी की सतह को। और पृथ्वी की सतह से जो विकिरण निकलते हैं उसको ठंडा करने के लिए वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाते, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है इससे टकरा करके वापस यहाँ जाते हैं। इस वजह से यहाँ क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसको विश्व उष्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन, या इसको ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए खास तौर से जो हमारे जो ईंधन जलाने से जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके लिए महत्वपूर्ण है, वो इसके लिए विशेष कारक है। चलिए, अब आपको बताते हैं ओजोन परत और उसका कुछ महत्व बताते हैं। आपने नाम सुना होगा। जरा ये देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, आपको पता है अच्छे तरीके से। अगर इस वायुमंडल को हम बांटना चाहें ऊपर, तो पहले का लगभग 12 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। उसके बाद का जो है समताप मंडल कहलाता है। तो पर्वत वगैरह सामान्यतः क्षोभ मंडल के अंदर इतने ऊंचे नहीं होते हैं, क्षोभ मंडल से नीचे ही रह जाते हैं। और इसके बाद जो समताप मंडल आ जाता है, समताप मंडल के बिल्कुल अंतिम छोर पर एक परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के बनाते हैं, वो गैस क्या कहलाती है? ओजोन गैस कहलाती है। इस परत का क्या काम है? ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण है, ये सूर्य है जैसे, ठीक है, इससे आने वाली अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी प्रकाश किरणों को यहाँ पर अवशोषित कर लेती है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ये काफी नुकसानदेह विकिरणें होती हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है तो मानव शरीर के ऊपर ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, और साथ में पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसलिए ओजोन परत हमारे लिए एक रक्षक परत के तौर पर कार्य करती है। अभी कुछ वर्षों पहले देखा गया है कि अंटार्कटिका पर ओजोन में छिद्र हो गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हुआ है। ये इन गैसों का उपयोग, इसको सीएफसी कहते हैं, आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो, सी का मतलब फिर कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण जो है ओजोन परत में नुकसान हो रहा है, उसमें छिद्र हो रहे हैं। और सीएफसी का उपयोग कहाँ पर होता है? हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज एवं एसी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये गैस जो है वहां से निकलने के बाद जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है।
अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र काफी सरलतम रूप में बताया हुआ है, आपकी पुस्तक में भी बड़ा सरल बताया हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, लगभग आपको पता है कितना होती है, 21% होती है, ठीक है। अब जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और श्वसन करने के बाद क्या त्याग देते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड त्याग देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा किसके रूप में काम में आ जाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और फिर जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जो है मनुष्य वापस ले लेता है। दूसरे चक्र में इसको देखते हैं, जो श्वसन से जो H2O निकलता है, जो जल निकलता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाता है, और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है जो वापस वातावरण के अंदर चली जाती है, और यह ऑक्सीजन हमें जो है श्वसन के लिए उपलब्ध होती रहती है। अगर आप सरलतम रूप में देखें इसको, मैं थोड़ा सा और सरल बना देता हूं इसको, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप प्रकाश संश्लेषण पर गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप श्वसन को गौर करें तो श्वसन इसका बिल्कुल ठीक उल्टा होता है। जरा देखिए यहां से, इसको आप श्वसन कह सकते हैं, श्वसन, और इसको आप प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। ठीक यही चीजें इस चित्र के अंदर दिखाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में होता है, जबकि श्वसन का ये उत्पाद है। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की उल्टी है। आपको मैंने काफी सरल ढंग से इसे समझाने का प्रयास किया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब देरी न करते हुए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और आपको पता भी चल जाए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। धन्यवाद।